अब आ जाते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। प्रॉपर्टी बोल रहा था, भगवान जाने मैं क्या क्या बोलने लगता हूं। हाँ भाई, कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया। तो सबसे पहले आ जाते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हमारे भारत की समस्या, फैमिली प्लानिंग जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। मतलब अगर किसी को बोल दिया जाए भैया फैमिली प्लानिंग करी कि नहीं करी, तो उसको समझ में भी नहीं आता कि भैया ये बात क्या कर रहे हैं। सीधी बात ये है, हमारे यहाँ लड़का होना चाहिए, ये मानसिकता जब तक चेंज नहीं होगी कि भैया एक बेटी हुई, दो बेटी हुई, तीन बेटी हुई, चौथे में लड़का हुआ, बड़े खुशी से मना रहे, गलत है। जो बोलते हैं ना कि सोशल एटीट्यूड चेंज होना जरूरी है, जब तक वो नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। और यही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक बहुत बड़ा कारण है जिसका हम पता नहीं रोना क्यों रोते हैं कि भारत की सभ्यता ही ऐसी, ऐसा कुछ नहीं था। हमने अपनी मेंटालिटी बना ली है, चीज़ों को तोड़ मरोड़ के अपने कल्चर के हिसाब से ढाल लिया है, जो कि नहीं है। और जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक पॉवर्टी से लड़ना बहुत मुश्किल है। सरकार पैसा ही लगा सकती है, मानसिकता आपके दिमाग में नहीं डाल सकती। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना, उसको बताने से पहले ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का एक और बहुत रेंट है, बहुत अच्छा खासा रेंट है मेरे पास। माँ बाप इतना पैसा खर्च रहे हैं, बच्चों को इंटरनेट दे रहे हैं, बच्चों को न जाने कितनी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, सब प्रोवाइड करवा रहे हैं, और फिर भी बच्चा आके क्या कर रहा है, यूट्यूब पे गाली गलौज कमेंट में। सोच लो ना तुम, छोड़ दो उन पुअर लोगों को, छोड़ दो। ये रेंट है, ये बेसिकली मेरा रेंट है, और मैं अपने चैनल पे नहीं कह रहा, मैं किसी और चैनल पे भी कह रहा हूं या कहीं पे भी, गलत है। लेकिन समझ में नहीं आता। अपने माँ बाप को गाली नहीं देते कभी, लेकिन हाँ किसी दूसरे को उसी की एज को जाके गाली देते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। पढ़े लिखे, जिनको इंटरनेट है, जिनके पास सब कुछ है, कर रहे हैं, और उनका कुछ नहीं है, उनका कुछ नहीं, उनकी लाइफ कुछ भी नहीं है। याद रखना, जो कभी भी इस तरह की बातें करे, लेकिन है हमारे भारत में। तो अगेन जब तक सोशल एटीट्यूड चेंज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, और ये अगेन भारत की सबसे बड़ी समस्या है। तो जैसे मैं बात कर रहा था लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, अगेन जब पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का उतना इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि भारत सरकार को पैसा लगाना है और वो पैसा लिमिटेड है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट दिख रहा है तो दूसरे एरिया में डेवलपमेंट दिख ही नहीं रहा है। अगेन ये कॉज ऑफ पॉवर्टी है, क्योंकि कुछ ऐसे रिमोट एरियाज हैं जिनको आज भी टच नहीं किया गया है, क्योंकि अगेन भारत सरकार का बजट उतना सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट कम्स इज पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। भारत सरकार जितना सपोर्ट कर रही है, लेकिन उसके अलावा आज भी फार्मर्स जो है वो इतने अमीर नहीं हुए हैं, या उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बेसिक नेसेसिटीज को देख सकें। और इसी के कारण आज जब वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, प्रॉब्लम यही आ रही है कि वो कोशिश करने के बाद भी आज भी उसी पुअर स्टेट में है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा फेवरेट है, हाई इलिटरेसी रेट। हिंदी में बोला जाए पढ़ा लिखा गवार कुछ नहीं कर सकते। भारत में ये चीज तो हमेशा रहेगी। लोगों को लगेगा कि भैया इंसान अपने मतलब के लिए जी रहा है, इंसान अपने मतलब के लिए कर रहा है। कभी कुछ लोगों को, याद रखना, ये मैं तुम्हें भी तुम्हारे जीवन की सीख दे रहा हूं, क्योंकि मैं इस सोशल प्लेटफॉर्म पे हूं, एंड बिलीव मी, मुझे प्यार और हेट्रेड दोनों मिलता है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कुछ लोग दिमाग से ही नेगेटिव होते हैं। तो कभी भी अगर उनका कोई कमेंट देखो तो प्लीज कभी एग्रेसिव मत हो, कभी भी उनको कुछ बोलते देखो तो एग्रेसिव मत हो। हाँ, अपना पॉइंट रखो और एट द सेम टाइम इग्नोर कर दो, क्योंकि जो वो कर रहे हैं आता तुम्हें भी है, बट तुमने चूज किया है इंटेलेक्चुअल होने का, थोड़ा सा इंटेलिजेंट होने का, सोचने का कि जब ये हैं ही हमसे नीचे तो हम ये सब बातें करके इनको, अपने को बेसिकली इनके लेवल तक क्यों लेके आए। तो हाई इलिटरेसी रेट, अगेन प्रॉब्लम सोशल एटीट्यूड की है, सोशल बिलीव्स की है, कल्चर की है। जब कोई एक बच्चा अपने घर में माहौल ही ऐसा देख रहा है जहां पे चिल्ला चौट गाली गलौच होता ही रहता है, तो ऑब्वियसली वो यूट्यूब पे भी आके वही करेगा और बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी यही करेगा। आप उस चीज को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी मिली है। लो इलिटरेसी रेट तो है इंडिया में, और उससे जूझना अभी भारत सरकार का सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगेन अगर लिटरेट होना चालू हो जाएगा इंसान तो नॉलेजेबल होगा, उसके एटीट्यूड में, परसेप्शन में चेंज आएगा, और अल्टीमेटली वो वाकई में सही और गलत के बारे में सोच पाएगा। बाकी अगेन जो नेगेटिव है वो नेगेटिव है, तुम उसको कभी नहीं बदल सकते, इसलिए हम भी कभी नेगेटिविटी को रिप्लाई नहीं करते हैं। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अब यहीं से बात आगे आ जाती है ना। अब जब लोग हैं ही पढ़े लिखे गवार तो उनको कहां से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा भाई, क्योंकि उनको जॉब देने वाले सारे बिल्कुल इंटेलेक्चुअल लोग, इंटेलिजेंट लोग। अब वही पहले गाली दे रहे थे, उनको पकड़ लिए गए भैया, तो कहां से उनको जॉब मिलेगी भाई। जब आपने जिंदगी में सीखा ही नहीं किसी की इज्जत करना, फर्क नहीं पड़ता बड़ा या छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने से छोटे को भी सर करके बात करता हूं, अपने से बड़े को भी सर करके बात करता हूं। क्यों? क्योंकि इज्जत आती है काम से, इज्जत आती है मेहनत से,
इज्जत उम्र से नहीं आती, ये तो सोच ही मत लेना गलती से भी। तो इज्जत करने के तरीके होते हैं। तो ऐसे ही लोग बेरोजगार घूमते हैं। बेरोजगार घूमने का कारण उन्होंने जिंदगी में कभी किसी की इज्जत नहीं की। तो जब इज्जत ही नहीं करोगे, जब वो एटीट्यूड ही नहीं रखोगे, तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो अगेन हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे भारत का प्रॉब्लम यही है। अगेन लिटरेसी रेट डाउन है। लिटरेसी रेट डाउन होने के कारण जब आप उतने क्वालिफाइड ही नहीं हो तो आप अनएम्प्लॉयड ही होगे। भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती उसका। 6th पॉइंट पे आते हैं, हाई लेवल ऑफ इंडेटनेस। हमारे भारत में अगेन एक और प्रथा है कि लोन लेके काम चलाने वाली चीज, और इसके कारण अगेन जो डेवलपमेंट है वो होके भी नहीं दिख पाता है। मतलब अगर हो भी रहा है तो नहीं दिखता है, बिकॉज हम कर्ज में डूबे हुए हैं। हम कमाना नहीं चाहते, हम एक से मांग लेते हैं, दूसरे से मांग लेते हैं, तीसरे से मांग लेते हैं, और उसके कारण हम जिस पोजीशन में हैं हमेशा उसी में रह जाते हैं। लास्ट 2 पॉइंट्स और बात करूंगा, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड इन्फ्लेशन। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम ये बताती है कि जो हमारे भारत में अमीर है वो तो अमीर हुआ चला जा रहा है, लेकिन जो पढ़े लिखे गवार हैं वो अपनी गलतियां समझने को तैयार नहीं है। तो जो पुअर हैं वो और पुअर होते चले जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे मैं किसी को भी जज नहीं कर रहा हूँ, ना सेगमेंटेशन कर रहा हूँ, ये भी समझ लेना भाई। जो इंसान मजबूरी में है और जो मेहनत कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है। मैंने देखा है ऐसे ऐसे बच्चों को मेहनत करते हुए जो बोलते हैं सर जो आज है होने दो, एक दिन मैं जरूर बड़ा बन के बताऊंगा, क्योंकि मुझे कदर है हर एक इंसान की जिसने मेरे फ्यूचर के लिए मेहनत की है, भले ही इतना सा कंट्रीब्यूशन क्यों ना किया हो। तो उनको हटा दो। मैं तो बात कर रहा हूं पढ़े लिखे गवार की, जिनको एटीट्यूड अलग ही है। तो ऐसे लोगों को कोई भी डेवलप नहीं कर सकता, बिकॉज अगेन दे आर इन देयर मेंटालिटी, दे आर इन देयर एटीट्यूड। उनके माइंड में राइट माइंडसेट है ही नहीं। वो उनका दिमाग ही ऐसा चल रहा है कि नहीं भैया हम तो गाली देने से बहुत बड़े बन जाते हैं। तो लेट इट बी। ये भारत की मैं समस्याएं बता रहा हूं, अगेन मैं सोशल लेवल बता रहा हूं, एक इंडिकेशन दे रहा हूं कि जिनको लगता है कि हम ही सब कुछ हैं वो कभी भी कुछ आगे नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिनके अंदर वो चाह है, वो अगेन बोलते हैं ना रिच बिकम रिचर, वो पहले से ही दिमाग से बहुत रिच थे, वो अब पैसे में भी रिच हो जाते हैं। भले उन्होंने वो हाई क्लास सोसाइटी नहीं देखी हो, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी सोच से बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और वो हर एक उस चीज की कदर करते हैं उस बड़े लेवल पे भी होके कि हाँ यार हमने देखा है वहां की जिंदगी कैसी होती है, हमने देखा है वहां के लोग कैसे होते हैं, वहां पे कभी दोबारा नहीं जाना है। और फाइनली इन्फ्लेशन ने मार के रखा हुआ है सबको, क्योंकि अगेन इन्फ्लेशन ये बताता है कि प्राइसेस चीज़ों की महंगी होती जा रही हैं, लेकिन अगेन जो इनकम है वो लोगों की उतनी नहीं है। तो जो फाइट है इन्फ्लेशन के तहत वो कभी भी पूरी नहीं हो पा रही, बिकॉज अगेन लोग अर्न कर नहीं रहे हैं और चीज़ें महंगी हैं। सरकार का सपोर्ट है कुछ चीज़ों में, लेकिन हर चीज़ में सरकार सपोर्ट नहीं कर सकती। सो गवर्नमेंट अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी। पहला हमने प्लान बनाया, और बिलीव मी ये 3-4 मार्कर का क्वेश्चन है, आता ही है। तो पहला हमने प्लान बनाया ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच का, कि जो जीडीपी है, जो पर कैपिटा इनकम है, फर्स्ट 5 ईयरली प्लान में पूरा प्लान आउट कर लिया गया कि जीडीपी और पर कैपिटा इनकम को आगे बढ़ाओ, इकोनॉमिक ग्रोथ करो, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आओ, एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाओ। और जब इतना रैपिड पेस से ग्रोथ होगी तो अल्टीमेटली पुअर्स को भी बेनिफिट होगा ही होगा, या पुअर पीपल को भी बेनिफिट होगा। लेकिन हमें क्या पता था, सबसे पहली चीज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन बन जाएगा। यह होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो कुछ स्टेट्स तक रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाएगा और रीजनल डिस्पैरिटी आने लगेगी, लैंड सीलिंग पॉलिसी फेल हो जाएगी, और अल्टीमेटली जो गोल है कि पुअर पीपल तक वो बेनिफिट पहुंचेंगे, वो पहुंचेंगे ही नहीं। मैंने इस पूरे एक सेंटेंस के अंदर तुम्हें बता दिया कि क्यों फर्स्ट 5 ईयरली प्लान के अंदर जो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच रखी गई थी वो फेल हो गई। अगर ध्यान नहीं दिया और कहीं और था कंसंट्रेशन, तो एक बार फिर से सुन लेना, मैंने हर एक पॉइंट को उसके अंदर समराइज किया। फिर से बोल देता हूं, कोई बात नहीं अगर तुमने रिवाइज नहीं करना था और पीछे नहीं जाना था। इसलिए पहला, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत बड़ा कारण बना रिस्ट्रिक्शन का। दूसरा, ग्रीन रेवोल्यूशन रीजनल डिस्पैरिटीज लेके आ गया, कहीं बहुत सक्सेसफुल था तो कहीं सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। उसके बाद लैंड सीलिंग पॉलिसी फेल हुई, और अल्टीमेटली जो पुअर पीपल तक ये चीजों को पहुंचाने का गोल था वो खुद अपने आप में फेल हो गया। सेकंड पॉइंट इसी का आता है ग्रोथ ओरिएंटेड के बाद पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, जो मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा ही, वो पूरे बताऊंगा ही पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स क्या थे। लेकिन वो सेकंड था कि हाँ कहीं ना कहीं हम पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम सरकार के द्वारा लेके आए गए और उनको इंप्लीमेंट भी किया गया। और फिर फिफ्थ 5 ईयरली प्लान से मिनिमम नीड प्रोग्राम चालू किया गया कि ऐसे लोग जो कि बेसिक नेसेसिटी ऐसे लोग जो बेसिक नेसेसिटीज भी अपनी फुलफिल नहीं कर पाते, उनको कहीं ना कहीं असिस्टेंस दिया जाए सरकार के द्वारा। तो जो बेसिक एमिनिटीज भी नहीं जिनके पास थी, उनके लिए जब हमने ये सिस्टम डेवलप करना चालू किया तो हमने मिड डे मील, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ऐसी चीजों को लेके आना चालू किया, सो दैट कहीं से भी पुअर पीपल या जो गरीब लोग हैं उनको ये ना लगे कि भारत सरकार से उन्हें कोई असिस्टेंस ही नहीं मिला है। और सीधे सीधे देखा जाए
तो भारत सरकार का ये सोचना था कि हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, ये छोटी मोटी चीजें हैं, फूड सप्लाईज, अगर इन सब पे ध्यान दे दिया गया मिनिमम नीड प्रोग्राम के अंदर भी, तो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है उसको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स अगर भारत के अंदर बात की जाए कि कौन कौन से आए थे, तो सबसे पहले मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स की बात करूंगा और बहुत शॉर्ट में तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या याद रखना है जिससे तुम्हें फुल मार्क्स मिल सकते हैं, और कुछ प्लस माइनस भी बताऊंगा ताकि तुम नोट्स भी बना सको। तो ठीक है भाई, सबसे पहला आया रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसको लेके आया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, और उनका मेन बोलना यह था कि गांधी जी के विचारों को आगे लेके जाना है और खादी इंडस्ट्री खोलनी है और इसमें लोगों को रोजगार देना है। लेकिन ये फेल एक जगह पे हो गए, कहीं लिखना है तो जरा सा नोट कर लेना इसके अलावा, कि इनको बैंक से लोन्स ही नहीं मिले, यहां पे इनका फेलियर था। फिर आया सबसे फेमस ऑफ द लॉट, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना इसको हिंदी में बोला जाता है, पता नहीं आधा हिंदी आधा इंग्लिश क्यों है। यहां पे क्या किया गया, 7 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस खोले गए। अगेन वही काम था एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, तो यहां से कॉमन टर्म तुम एम्प्लॉयमेंट उठा सकते हो। और इसको 8th प्लान में इंप्लीमेंट किया गया 1992 से 97 के बीच में। जब इंप्लीमेंट किया गया तब सोचा गया था कि भैया ये काफी लोगों को रोजगार देगा, लेकिन अगेन इसका इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि सन 2003-4 का आंकड़ा कहता है कि हमने सिर्फ 3 मिलियन लोगों को रोजगार दिया, 3 मिलियन पीपल वो गेट एंगेज्ड और एम्प्लॉयमेंट उनको मिला। तो ये भी आपको फिगर ध्यान में रखना है अगर आप चाहते हो, वरना आप बता सकते हो कि काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट इतना नहीं मिला जितना एक्सपेक्टेड था। अगर हमने 90 to 97 में माइक्रो एंटरप्राइजेस 7 लाख ओपन कर दी थी तो आंकड़ा बहुत बड़े लेवल पे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 3-4 तक एक छोटा सा फिगर निकल के आया। फिर आता है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसमें कोशिश की गई कि सेल्फ और वेज एम्प्लॉयमेंट दोनों प्रोवाइड किया जाए बाय प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटीज, प्रोवाइडिंग द असिस्टेंस, जिसके थ्रू आप या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हो जाओ या फिर वेज एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे भी काम कर सकते हो। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहा गया इसे, सेंट्रली यानी भारत सरकार। अगेन मेरा लिख देना कमेंट बॉक्स में, बाबा जी फिर आपने भारत सरकार का रटना चालू कर दिया। तो सेंट्रली मतलब 75% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज मेड बाय भारत सरकार एंड स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन 25% का था। तो 75-25 का रेशियो था और कोशिश की यही गई कि यहां पे दोनों तरह के एम्प्लॉयमेंट को कहीं ना कहीं एनकरेज किया जाए, लेकिन मेजरली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई रूरल एरियाज में। साथ साथ में हां, जिनको वेज एम्प्लॉयमेंट करना था उन्हीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंडर में वेज एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करी गई। फिर आया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यह तुम्हें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा क्योंकि अगेन ये जुड़ा हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप से। कहानी सुनो, भारत सरकार का सीधा कहना था माइक्रो एंटरप्राइजेस ओपन होना चाहिए, जो वो खादी एंड विलेज कमीशन वाला था ना, वही बता रहा हूं मैं, कि अगर आपके माइक्रो एंटरप्राइजेस ओपन होंगे तो छोटे छोटे जो एंटरप्राइजेस खुले या छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस जो हैं वो रोजगार देना चालू करेंगे, वो इन्वॉल्व करना चालू करेंगे लोगों को कि हां आप छोटे लेवल पे भी काम कर सकते हो। लेकिन पैसा कहां से आएगा? तो सरकार ने बोला अगर आप वाकई में सीरियस हो, डेड सीरियस हो कि आपको ऐसे माइक्रो एंटरप्राइजेस ओपन करने हैं, तो सारे जो पुअर पीपल या रूरल एरिया पीपल थे उनको बोला बनाओ सेल्फ हेल्प ग्रुप, और उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में आप थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो इकट्ठा करना चालू करो। जब ऐसा होते हुए भारत सरकार देखेगी, क्योंकि खुद एनकरेज कर रही थी लोगों को कि जाओ सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन करो, तो भारत सरकार भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए तैयार हो गई। भारत सरकार से जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला उसके बाद बोला गया बताओ किस एक को लोन देना है, और जिसको भी लोन दिया जाएगा उसके बेसिस पे फिर वो माइक्रो एंटरप्राइज को चालू कर सकता है। और ऑब्वियसली जब वो चालू करेगा तो वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय भी कर सकता है और इसके थ्रू लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो फाइनली अपन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की भी बात कर लेते हैं, और जो कंटेंट मैं तुम्हें बता रहा हूं बस उतना याद रखना है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, हर पूरे गांव में रह रहे एक एक निवासी को, रूरल एरिया में रह रहे एक एक निवासी को एम्प्लॉयमेंट देना था। तो पहला था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसके अंदर बोला गया कि भैया आपको हम जॉब देंगे और जॉब के अंदर हम आपको फूड ग्रेन्स और कैश का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करवाएंगे एज वेज। बस इतना, उसके आगे मैं क्यों बात करूं जब अपन को उसके अंदर याद ही नहीं रखना है। तो फिर आ जाते हैं नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसको मनरेगा के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था सन 2005 में ना। अगर आप पूछोगे कि मनरेगा क्या है, तो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था ये। इसके अंदर क्या किया जाता था कि 100 दिन का रोजगार जो है वो गारंटेड दिया जाता था मनरेगा के अंदर। नाउ जब हम ये नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लेके आए तो ये कौन से एरियाज में गया? 150 ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड एरियाज ऑफ इंडिया, क्योंकि अगेन वहां पे पैसे की वैल्यू नहीं थी, वहां पे अगर नेसेसिटी वाला खाना भी मिल जाए तो बहुत हुआ करता था। प्लस ये 100% स्पॉन्सर्ड था सेंट्रल, यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, मैं फिर बोलूंगा यार, तुम बोलोगे यार बाबा जी ये कि भारत सरकार उनके थ्रू स्पॉन्सर्ड था, और इसको मनरेगा में सन 2005 के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था। ये इतना
काफ़ी है। नाउ अगेन एक पोटेंशियल 6 मार्क का टॉपिक है जो मैं आपसे सिर्फ डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि अगेन इसके अंदर आपको अपने टेक्निकल टर्म्स के थ्रू कंटेंट लिखना है, और वो ये है कि ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो थे इनको हम कैसे क्रिटिकली अप्रेज भी कर सकते हैं, साथ में सीधी बात है क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। तो पहला था लैक ऑफ रिसोर्सेज। भारत सरकार का विजन तो बहुत अच्छा था और बहुत बड़ा था, ऐसा भी मैं नहीं बोलूंगा कि भारत सरकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगेन जिस पोजीशन में भारत सरकार ने अपने आप को देखा वहां से ये सब बहुत दूर की कौड़ी थे, और अगेन वो चाहते हुए भी वो चीजें नहीं कर पाए, क्योंकि अगेन पॉवर्टी इस लेवल पे वाइड स्प्रेड थी कि रिसोर्सेज ही कम पड़ गए। सेकेंड पॉइंट था अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। जैसा मैंने हमेशा बताया कि लैंड सीलिंग पॉलिसी क्योंकि इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हुई ही नहीं, इसके कारण तो जो ये प्रोग्राम्स भी लेके हम आए तो बेसिकली जो फायदा हुआ है, क्योंकि नॉन एसेट्स बेसिकली, अगर हम बात नॉन एसेट्स, पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूं, बात मेजरली ये थी कि जो अल्टीमेटली एसेट्स थे या जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था ये काफी अनइक्वल था भारत में। मेजरली ये पोर्शन जो था वो रिच लैंडलॉर्ड्स के पास जा चुका था, तो जो एक्चुअल इंपैक्ट आना भी चाहिए था पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स का, वो चाह के भी पुअर पीपल तक नहीं पहुंच पाया। थर्ड पॉइंट, इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन। भारत सरकार ने सोचा समझा सारी चीजें सही, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात आई तो करप्शन खा गया। जैसे इंप्लीमेंट करना था वैसे नहीं हो पाया, पैसा कहीं और पहुंचना था कहीं और पहुंच गया, प्रोग्राम्स कुछ और चलने थे, सालों सालों तक कुछ और चलता रहा, और एक तरीके से सिर्फ धोखा ही हुआ। जो कि रियल पिक्चर थी वो कुछ और अलग थी, जो अचीव करना था वो कुछ और ही अचीव हुआ। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन ये एक मेजर प्रॉब्लम थी कि भारत आजाद ही हुआ था और उसके बाद नई नई इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई, उसके बाद हमने रियल पेस पकड़ा, लेकिन अगेन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना सपोर्टिव नहीं था कि इस तरह की स्कीम्स को कैरी आउट कर सके, क्योंकि अगेन हमें वो बेसिक नेसेसिटीज चाहिए थी जो भारत सरकार उस वक्त बिल्टअप कर रही थी, ना कि फिनिश्ड अवेलेबल थी। यानी भारत सरकार को इंफ्रा भी डेवलप करना था और ये प्रोग्राम्स को, स्कीम्स को लेके भी आना था, इंप्लीमेंट भी करना था, लेकिन लैक ऑफ नेटवर्क, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन और बेसिक नेसेसिटीज जो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि वो भी नहीं थी, इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ। और अगेन क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लमेटिक था, तो जब यार कम्युनिकेशन ही पुअर हो गया तो पार्टिसिपेशन आपको पुअर पीपल से मिल ही नहीं पाया। यानी लास्ट पॉइंट, लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल। रीजन बीइंग दे वर नॉट बीइंग कम्युनिकेटेड प्रॉपरली। वो वैसे ही इलिटरेट थे, वो वैसे ही रूरल एरियाज, रिमोट एरियाज में रह रहे थे, उन्हें वैसे भी कोई आइडिया नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, क्योंकि जब कम्युनिकेशन ही प्रॉपर नहीं हुआ तो उनसे वो 100% आउटपुट निकाल ही नहीं पाए या इवन पार्टिसिपेशन भी नहीं ले पाए, क्योंकि अधिकतर लोगों को ऐसी चीजों के बारे में कभी पता ही नहीं चल पाया। तो भाइयों यहीं पे होता है हमारा ये चैप्टर खत्म। आई होप मैंने बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में आपको पूरा चैप्टर समराइज करवा दिया होगा। जितना मैंने बताया है अगर आप उतना भी कर लेंगे तो ये चैप्टर आपका 100% कवर होता है। तो भैया मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।